हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी 9.5%, ऑप्शन डी 10.2%। देखिए 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो 11.8% से घटाकर जो है वो 10.2% कर दिया है। ऐसा करने के बाद इस फर्म ने यह तर्क दिया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी ने उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमान प्रतिशत को कम करने के लिए प्रेरित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में 10 लाख नल के जल कनेक्शन प्रदान करने का योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत जो है वर्ष 2024 तक हर एक गांव के प्रत्येक घर में नल के जल का उपलब्ध करवाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। वे मुख्य न्यायाधीश थोथिथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन के बाद यह पदभार ग्रहण करेंगे, जो 29 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। जिन्होंने इसके पूर्व जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर भी काम किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सरकार किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूके। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है कि राज्य एक महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिसमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। इन रेडी टू यूज आयातित ऑक्सीजन प्लांट को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा और इससे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। देखिए मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित फोरकास्टिंग और पूर्वानुमान के लिए दिग्गज टेक कंपनी जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट और ब्रिटेन के मेट ऑफिस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए सहयोग करने की घोषणा की है। अनुमान के मुताबिक यह सुपर कंप्यूटर जो है वर्ष 2022 तक अपना परिचालन शुरू कर देगा और इसके माध्यम से चरम और गंभीर मौसम घटनाओं की सटीक फोरकास्टिंग की जा सकेगी और चेतावनी जारी की जा सकेगी, जिससे आम लोगों को ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी। यह सुपर कंप्यूटर जोखिम आधारित योजना के निर्माण के लिए बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करने के साथ साथ वायु और तापमान की सूचना से संबंधित सटीक पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जो कि ब्रिटेन के
उड्डयन उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त यह उपकरण स्थानीय तूफानों, भारी बारिश और बाढ़ आदि को लेकर स्थानीय स्तर पर मौसम के बेहतर पूर्वानुमान के माध्यम से आपातकालीन तत्परता और तैयारियों को बढ़ाएगा। सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तरीय कंप्यूटेशनल क्षमता वाला एक कंप्यूटर होता है, जिसका प्रयोग प्राय ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जिन्हें पारंपरिक या नियमित कंप्यूटर के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? ऑप्शन ए सियांग, ऑप्शन बी जुरोंग, ऑप्शन सी झिंग, ऑप्शन डी हुओजिंग। देखिए 24 अप्रैल 2021 को सरकार द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन के अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग जो है उनके अग्नि देवता का पारंपरिक नाम है, उनके नाम दिया गया है। वर्तमान में यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवेन 1 पर स्थित है, जिसमें 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। चीन की यह मंगल जांच प्रोब एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का ही एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुरोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 22वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी जो है आपका स्टेफानोस तिस्टिपास, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन बैंको सेबाडेल टूर्नामेंट में फाइनल में स्टेफानोस तिस्टिपास को जो है 6-4 और 6-7, 7-5 से हराया है। क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब और वर्ष 2021 का अपना पहला खिताब जीता है। यह मैच 3 घंटे 38 मिनट तक चला। एटीपी का 2021 का सबसे लंबा मैच बन गया है ये नडाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कौन सी दिग्गज कंपनी या कंपनियों ने महामारी के विरुद्ध भारत की इस जंग में सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिग्गज टेक कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने महामारी के विरुद्ध भारत की इस जंग में सहायता की घोषणा की है। गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के प्रमुख सुंदर पिचाई ने भारत के बढ़ते मामलों और संक्रमण की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर करते हुए तकरीबन $18 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की घोषणा की है। गूगल द्वारा प्रदान की जा रही अनुदान राशि 2 गैर लाभकारी संगठनों यथा गिव इंडिया और यूनिसेफ को दी जाएगी और दोनों ही संगठन चिकित्सीय आपूर्ति की खरीद करने और महामारी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए इस राशि का प्रयोग करेंगे। गिव इंडिया संकटग्रस्त परिवारों को नगद सहायता प्रदान करेगा जो उन्हें उनके रोजमर्रा के खर्चों में मदद करेगा, जबकि यूनिसेफ इस राशि का प्रयोग ऑक्सीजन और परीक्षण उपकरण समेत तत्काल चिकित्सा आपूर्ति की खरीद के लिए करेगा, जो कि वर्तमान समय में भारत की चिकित्सा अवसंरचना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं हैदराबाद में जन्मे सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की ओर से भारत के राहत प्रयासों के मदद करने और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल पावर स्टेशन पर एक परमाणु रिएक्टर में प्रयोग के दौरान विस्फोट कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1986, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1982, ऑप्शन सी 27 अप्रैल 1985, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 1990। देखिए 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल पावर स्टेशन पर एक परमाणु रिएक्टर के प्रयोग के दौरान जो हुई विस्फोट के कारण 31 लोगों को जो है वो मौत हो गई थी, जिसे आधुनिक युग का सबसे भयंकर परमाणु दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है और जिसका प्रभावी अभी तक देखने को मिलता है। यह आपदा चेर्नोबिल पावर स्टेशन रिएक्टर के यूनिट 4 में किए जा रहे एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान हुई थी। प्रयोग के दौरान उपयोगकर्ताओं ने विभिन्न आपातकालीन सुरक्षा उपायों के साथ रिएक्टर की शक्ति विनियमन प्रणाली को बंद कर दिया है। इसके अलावा
पावर स्टेशन के नियंत्रण रॉड को भी कोर से बाहर निकाल लिया गया और रिएक्टर को 60% शक्ति पर चालू रखा गया है। इन्हीं वजहों से रिएक्टर प्रयोगकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर हो गया। नतीजतन रिएक्टर में भारी विस्फोट हुआ और इसके बाद ग्रेफाइट रिएक्टर में आग भी लग गई। परिणाम स्वरूप रेडियो एक्टिव तत्व हवा में प्रभावित हुए और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गए। घटना के बाद सोवियत यूनियन ने तेजी से बचाव कार्य शुरू किया और अनुमान के मुताबिक इस दौरान जो है 30,000 से अधिक लोगों को बचाया गया था। इस पावर प्लांट को वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक का कार्यकाल कितने वर्षों तक सीमित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 20 वर्ष। देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक यानी डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल जो है आपका 15 वर्षों तक सीमित करने और ऐसे अधिकारियों के लिए अधिकतम जो आयु है वो 70 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश जारी किए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी बोर्ड बैठक, उसकी संरचना, सदस्यों की आयु, उनका कार्यकाल और निदेशकों की पारिश्रमिक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों का हिस्सा है। 15 वर्षीय कार्यकाल के बाद एक व्यक्ति जो है बैंक में 3 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक यानी डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होगा। हालांकि इस 3 वर्षीय अवधि के दौरान उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में बैंक या उसके समूह संस्थानों के साथ नियुक्त या संबंध नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 वर्ष। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।